गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम हिंदी का होमवर्क करेंगे और वर्कशीट को कैसे भरा जाता है उसको देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपने गांव और शहर के बारे में 10 लाइन लिखेंगे। देखिए, गांव में लोग साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो पशुओं की देखभाल करते हैं, उनका दूध निकालते हैं, उनको खेतों में लेने जाते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और सामाजिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, यानी एक दूसरे के दुख दर्द में वो सहायता करते हैं। गांव में शुद्ध हवा और प्राकृतिक वातावरण मिलता है। गांव में हवा कैसी होती है? शुद्ध होती है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, शहरों में कम होते हैं। गांव में सबसे प्रमुख पेशा कृषि है। कृषि खेती ज्यादा करते हैं लोग यहाँ पे। किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। फसलें यानी खेतों में क्या क्या उगाते हैं? धान, गेहूं। धान का मतलब चावल। धान का मतलब चावल को ही कहते हैं। गेहूं, मक्का, दलहन और फल और सब्जियां भी उगाते हैं। गांव में मवेशियों क्या होती है? मवेशी यानी जो जानवर होते हैं, उन्हीं को मवेशी बोलते हैं। जैसे भेड़, गाय, बकरी, ये सभी मवेशी होते हैं जिनको वो पालता है। मुर्गी और अन्य घरेलू जानवरों को भी देखभाल की जाती है। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं शहरी सेवाओं के मुकाबले सीमित होती है, यानी थोड़ी होती हैं। लेकिन अब तो गांव में फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं होनी शुरू हो गई है। गांव में कई बार प्राकृतिक आपदाएं, यानी जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि आते हैं, जिससे फसलें और संपत्ति का भी नुकसान होता है। गांव में बदलाव की गति शहरों से धीमी होती है, यानी गांव में जो चीज बड़ी मुश्किल से मिलेगी वो शहर में आसानी से मिल जाती है। जैसे हमें कोई ऐसी चीज है जो बाहर लेने जाना पड़ेगा, तो वो गांव में नहीं मिलेगी। गांव में पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण पेशा है। गांव में ही पशुपालन किया जाता है, जैसे भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं। ये शहरों में नहीं मिलेगा। जैसे बकरी पालना, ये पशुपालन में आता है। गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां भी गांव में मुर्गियां पाली जाती है। कुछ गांव में बागवानी का पेशा भी बहुत प्रचलित है, यानी बागवानी करते हैं लोग। फल और फूलों की खेती भी करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। आगे देखिए, साथ में गांव का छोटा नक्शा बनाने का सवाल है। इसको नजरी नक्शा बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, रफ कॉपी पे या फिर कॉपी के पेज पे ऐसे लगाएंगे। देखिए, जैसे ये अपना बनभोरी रोड है, ये ऐसे बना लिया। इसको हम बनभोरी रोड बोलते हैं। ये पेंसिल से खींच लेना है, बनभोरी रोड कह देते हैं इसको। और ये देखिए, फिर ये बनभोरी रोड आ गया और यहाँ से ये रास्ता गांव की ओर आ गया। ये सड़क कह देंगे इसको। ये यहाँ पर है दुकानें, यहाँ पर दुकानें हैं, यहाँ पर भी दुकानें दिखाएंगे। ऐसे नजरी नक्शा बनाएंगे। यहाँ पर स्कूल आ गया है, ये स्कूल की चार दीवारी है। यहाँ पर आंगनवाड़ी दिखाएंगे। यहाँ पर मंदिर दिखाएंगे, ऐसे बॉक्स बना के मंदिर दिखाएंगे। यहाँ पर ये दुकानें हो गई, इसके सामने यहाँ फिर दुकानें दिखाएंगे, यानी ये नक्शा बनेगा इधर। और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यहाँ पर खेत दिखाएंगे, सड़क से उधर खेत है। यहाँ पर दुकानें हैं बीच में, यहाँ पर मिठाई की दुकान है, वो भी दिखाएंगे। तो ऐसे हम एक नजरी नक्शा बनाएंगे। छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, अगला सवाल है, दादा दादी की छोटी सी कहानी बनानी है। जो दादा दादी सुनाते हैं उस पर कहानी बनाते हैं। देखिए, इस कहानी को देखते हैं और इसका शीर्षक भी देंगे। शीर्षक यानी जिसके ऊपर ये कहानी है उसका नाम होता है शीर्षक। इसको बदलेंगे शीर्षक को। पहले कहानी देखते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दादा दादी रहते थे। उनके पास एक प्यारी सी बगीचा था उनका, प्यारा सा। ये प्यारी नहीं आएगा, यहाँ पे प्यारा आएगा। जिसमें तरह तरह के फूल फल लगे हुए थे, यानी फल भी थे और फूल भी थे। दादा रोज सुबह बगीचे में जाते और पौधों की देखभाल करते, जबकि दादी घर के कामों में व्यस्त रहती। उनके पास एक छोटा सा पोता भी था, दादा का पोता, दादी का पोता, जिसका नाम मोहन था। उसका क्या नाम था? यानी एक दादी थी,
दादा है और इनका क्या है, पोता है, जिसका नाम क्या है, मोहन। जिसका नाम क्या है, मोहन। मोहन को बहुत शरारतें करने की आदत थी। एक दिन वह जब दादी रोटियां बना रही थी, मोहन ने चुपके से बगीचे में जाकर कुछ फूल तोड़ लिए और उन्हें घर में लाकर दादी को दिखाया। देखो दादी, मैंने कितने सुंदर फूल तोड़े हैं, मोहन ने खुश होकर कहा। दादी मुस्कुराते हुए बोली, मोहन, ये फूल बगीचे के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इन्हें तोड़ लेंगे तो पौधों का जीवन भी खत्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि हमें पौधों से फूल नहीं तोड़ने चाहिए। मोहन थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है दादी, मैं इन्हें फिर से बगीचे में लगा देता हूँ। दादी ने मोहन की सराहना करते यानी बड़ाई करी, बहुत अच्छी बात है ये तो। सराहना करते हुए कहा, तुमने सही किया बेटा, ये दिखता है कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, लेकिन फूल दोबारा नहीं लग सकते। उस दिन के बाद मोहन ने कभी बगीचे के फूल नहीं तोड़े और दादा दादी की तरह ही अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का ध्यान रखा। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और सही तरीके से पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तो हम इसका शीर्षक देंगे समझदार मोहन। एक तो ये शीर्षक हो सकता है इस कहानी का। दूसरा हो सकता है दादी की सीख। ये दो शीर्षक कोई भी हम इसमें लिख सकते हैं। अगला है सर्दियों की छुट्टियों पर कुछ पंक्तियां लिखनी है। हमारी सर्दियों की छुट्टियां हो रखी है, इस पर कुछ पंक्तियां लिखेंगे। सर्दी का मौसम आता है और साथ ही सर्दियों की छुट्टियां भी। सर्दी के मौसम में सुबह सुबह एक अलग सी ठंडक और ताजगी होती है। सूरज की किरणें धीरे धीरे आसमान में जाती हैं और उस दिन की शुरुआत होती है। सुबह सुबह जैसे ही नींद खुलती है, खिड़की से बाहर देखता हूं तो आकाश में हल्का सा धुंधल का नहीं आता, धुंधलापन होता है। धुंधलापन यानी धुंध होती है और चारों ओर ठंडी हवा बह रही होती है। मैं जल्दी से बिस्तर से उठता हूँ ताकि गर्म चाय का मजा लिया जा सके। चाय की चुस्की लेते हुए हम सब एक बैठकर गप्पे मारते हैं और हंसी मजाक करते हैं। दोपहर का समय था और मैं और मेरे भाई बहन बाहर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में बाहर खेलना और ठंडक का अनुभव करना बहुत ही रोमांचक होता है। शाम को जब सूरज ढलने लगता है तो हम सब घर लौट आते हैं। दादी हमें अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाती है। वे कहानियाँ हमें एक अलग ही दुनिया में लेके जाती हैं और हम सब अपने परिवार के साथ एक साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं। फिर रात को गर्मा गर्म खाने का समय होता है। दादी के हाथों से बना सूप और पराठे सबका दिल जीत लेते हैं। साथ ही गर्मा गर्म हलवा या गाजर का हलवा खाने का मज़ा होता है। फिर हम सब टीवी पर कोई फिल्म या कार्टून देखते हैं और अंत में सोने से पहले एक दूसरे से अच्छे सपनों की दुआ करते हैं। सर्दियों की छुट्टियों का समय बहुत खास होता है। परिवार के साथ मिलकर ठंडी हवाओं से खेलते हुए और गर्म खाने का आनंद लेते हुए समय बिताते हैं। तो इसमें से कुछ लाइनें कम भी की जा सकती हैं। ये पूरा लिखा गया है, इसमें से कुछ लाइनें हटा भी सकते हैं। अब एक अगला प्रश्न है, एक दिन दादा दादी के साथ कैसा गुजरा उसके बारे में लिखना है। ये देखिए, एक सुंदर सर्दी का दिन था। मैं अपने दादा दादी के घर गया था। दादी हमेशा की तरह रसोई में व्यस्त थी। दादा बगीचे में पेड़ पौधे की देखभाल कर रहे थे। मुझे यह समय बहुत पसंद था क्योंकि दादा दादी के साथ बिताया हुआ वह पल खास होता था। सुबह सुबह मैं और दादा बगीचे में गए। दादा मुझे पौधों के नाम बताते और उनके देखभाल के तरीकों के बारे में बताते थे। वे सब फूलों और पेड़ों की कहानियां सुनाते और कहते, हर पौधा एक जीवन है, इसे अच्छे से बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मैं बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता और साथ ही पौधों को पानी देता। दादी ने हमें आवाज़ दी और हम रसोई की तरफ चल पड़े। रसोई में दादी मुझे सिखा रही थी कि कैसे रोटियां बेलनी हैं। दादी का हाथ और दिल दोनों बहुत कोमल होते हैं। वह हमेशा मुझे सिखाती है कि खाना बनाने में प्यार का भी हाथ होना चाहिए। हम सभी मिलकर रोटियां बनाते और दादी की कहानियां सुनते, जिनसे कभी उनके बचपन के किस्से होते तो कभी गांव की पुरानी यादें। दोपहर का समय होता है और हम सभी खाना खाते हैं।
दादी के हाथों का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, खासकर उनका आलू गोभी का पराठा और मठरी। खाने के बाद हम सब साथ बैठकर थोड़ा आराम करते हैं और फिर कुछ समय के लिए बाहर खेलने जाते हैं। शाम को दादा और मैं एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और मुझे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे पुराने समय में गाँव में किया जाता था और कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते थे। दादी भी पास में बैठी होती और उनसे उनकी बातें सुनती। मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उनके अनुभव से मैं बहुत कुछ सीखता था। रात को जब हम सोने की तैयारी करते हैं तो दादी हमें सोने से पहले बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है। उनके आवाज़ में एक खास सुकून होता है जो मुझे नींद में डूबने में मदद करता है। दादा दादी के साथ बिताया हुआ बहुत हर पल खास होता है। उनके साथ समय बिताने से बहुत कुछ सीखता हूँ और उनके साथ रहकर मुझ और परिवार का महत्व समझ में आता है। ये एक छोटी सी कहानी है, ये भी लिख सकते हैं, इसमें से कुछ लाइनें भी कम कर सकते हैं। अब ये देखिए, कविता लिखनी है हर बच्चों को। कोई भी बच्चा अपनी लैंग्वेज में भी कविता लिख सकता है, लेकिन इसमें 2 कविताएं दी गई है। मैं ये खुद बनाई हुई कविताएं हैं, इनमें से कोई ले सकता है या फिर अलग से भी कविता बना सकता है। जैसे ये बंदर की कविता है, बंदर पर कविता है। एक बंदर झूल रहा था पेड़ की डाली पर, कूदता फांदता लगता जैसे मस्ती में, उसकी आंखों में चमक चेहरे पर मुस्कान थी, चमकता हुआ वो कर रहा था अपना काम। बंदर है चंचल, न कभी थकता न कभी रुकता, हर पल नए खेलों में खुद को डुबाता था, हंसते हंसते वो हर दिल को खुशी देता था। बंदर की मस्ती की बस यही कहानी थी, बस यही कहानी थी। ये बंदर पर कविता है। और ये सर्दी की सुबह पर कविता है। सर्दी की सुबह हल्की ठंडी बहार थी, चाय की महक थी, सुगंधित संसार था, दादी की बातें और दादा का प्यार था, संग साथ उनका हर दिन हो जाए खास, फूलों की खुशबू और रंगीन हो आकाश, हर पल लगता है जैसे हो कोई खास, सर्दी की सुबह में हर दिल है खुश, दादा दादी के साथ बिताए हर दिन है कुछ खास। ये दादा दादी पर कविता है, इस पे भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है आनंद। देखिए, पहला शब्द है आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? खुशी। आनंद का मतलब खुशी। मुझे परीक्षा में पास होने की खुशी है। दूसरा शब्द है दृढ़। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। यह मकान बहुत मजबूत है। संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है धन। धन, रामलाल बहुत धनी है। ये वाक्य बन गया इसका। समय। समय का मतलब होता है काल भी होता है। समय का मतलब काल भी होता है। समय से डरो, ये भी हो सकता है। समय बहुत बलवान होता है। यहाँ काल लिख के हम इसको ये वाक्य भी बना सकते हैं। मित्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्चा और विश्वास पात्र हो। राम मेरा सच्चा मित्र है। सपना, सोते समय देखने वाली कल्पनाएं। सपना बहुत डरावना था। प्रकृति, हमारे चारों ओर पानी, भूमि, पेड़ पौधे आदि। प्रकृति बहुत सुंदर है। ये इसका वाक्य बन गया। साहस। साहस मैंने मजबूत। हमें साहस से काम लेना चाहिए। शक्ति। शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा। हवा में बड़ी शक्ति है, पावर होती है ना हवा में। संघर्ष। कठिनाइयों का सामना करना, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। सृजन, कुछ नया बनाने की। मूर्तिकार मूर्ति का सृजन करता है। समानता। समानता का मतलब समान अधिकार। हमें, ये देखिए, समानता का मतलब होता है समान अधिकार। हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। शांति, बिना किसी हलचल या तनाव के शांतिपूर्ण स्थिति। हमें हमेशा शांति से काम लेना चाहिए। ये है शब्दों के अर्थ। 10 करने इसमें। तीज, ये देखिए तीज है, त्योहार है इसके, ये तीज का त्योहार है। तीज का त्योहार पे कुछ पंक्तियां लिखनी है। यह तीज एक प्रमुख हिंदुओं का त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार खास तौर पर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और विशेष रूप से व्रत, पूजा और परंपराओं के माध्यम से खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इसकी परंपराएं क्या है? तीज के दिन महिलाएं पारंपरिक रूप से हल्दी, मेहंदी और चूड़ियाँ पहनती हैं। झूला झूलने की परंपरा भी है। एक दिन महिलाएं अपने दोस्तों और परिवार के साथ पूजा करती है और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। तीज के अवसरों पर गांवों और शहरों में मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महिलाएं एकत्रित होकर गाना बजाती हैं और झूला झूलती हैं।
ये मत करें, ये गलत है। ऐसे ही हम दिवाली पर भी कर सकते हैं। दिवाली में क्या क्या काम करते हैं हम, दिवाली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। ये दिवाली है। दिवाली एक खास दिन होता है, खास तौर पर गाँव में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से घर के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दीप जलाने के लिए समर्पित है ये। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं और दियों से रोशन करते हैं। दिवाली में घर के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं और मिलकर पूजा करते हैं। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा, हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। घर के आंगन में रंगोली, रंगोली पे ये बिंदी आएगी। रंगोली बनाई जाती है जो घर में शुभता और समृद्धि का प्रतीक होती है। देवी देवताओं के चरणों में दीपक और मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। यह दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक होती है। लोग इस दिन परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, बांटते हैं। दिवाली पर लोग घर के पुराने सामान की सफाई करते हैं और नए सामान खरीदते हैं। दिवाली पर त्योहार प्रेम, भाईचारे और खुशहाली का संदेश देता है। इसमें देखिए सुबह की दिनचर्या भी लिखनी है। हर बच्चे की दिनचर्या अलग हो सकती है। ये एक उदाहरण है जैसे दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए। ये ऊपर पेज पे लिखेंगे सुबह की दिनचर्या। सुबह का समय होता है, 7 बजे हम क्या करते हैं, उठता है राम, चेहरा धोता है, ताजगी महसूस करता है। और देखिए 7:30 पर वो क्या करता है, नाश्ता करता है। 8 बजे क्या करता है, वो खेलने चला जाता है। 7 से लेकर 8 तक की क्रिया। फिर 8 बजे के बाद ये 12 बजे मध्याह्न का समय है, बीच का समय। इसमें 12 बजे से लंच टाइम करता है, फिर वह थोड़ा आराम करता है। फिर दोपहर हो जाती है। दोपहर को वो क्या करता है, देखिए दोपहर का काम है, ये रहा दोपहर का काम। दोपहर को राम स्कूल जाता है, यदि वह घर पर होता है तो खेल और पढ़ाई करता है। फिर वह थोड़ा आराम करता है। शाम को 5 बजे से 6 बजे तक का टाइम है। फिर रात को क्या करता है, 8 बजे का टाइम है। और फिर सोने के समय वो क्या करता है। इसमें कुछ तब्दीली भी हम कर सकते हैं। अब ये देखिए पेड़ पर, पेड़ की फोटो लगानी है, पेड़ बनाना है, प्रकृति को चार्ट बनाने हैं। देखिए कैसे बनाएंगे चार्ट को, अब इसको ध्यान से देखते हैं। एक पेड़ बनाना है, जैसे पेड़ पर प्रकृति की ऐसे कोई चार्ट बनाना है जिस पे पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधे के ऊपर बनाना है या फिर जल पे बनाना है। जल पे बनाएंगे तो जल की बूंद बना सकते हैं। जल बचाओ पर भी बना सकते हैं, जैसे नल बना दिया है और ये जल बचाओ ऐसे लिख सकते हैं हम। ये पानी की बूंद कह रही है मुझे बचाओ, यानी जल को बचाना चाहिए। और जल पर स्लोगन भी लिख सकते हैं। यहाँ कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं, देखिए जैसे पानी बचाओ धरती बचाओ, हर बूंद कीमती है, पानी बचाना जरूरी है, जल ही जीवन है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ही पेड़ पर भी स्लोगन है, पेड़ लगाओ पृथ्वी को बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण को बचाओ। तो ऐसे हम स्लोगन भी बनाएंगे एक दो। और ये फैमिली ट्री बनाना है, ऐसे पेड़ का एक चित्र बनाना है, देखिए बनाया हुआ है। और इसमें ऐसे बॉक्स बनाने हैं। और यहाँ पर अगर फोटो है, माँ बाप के फोटो है तो फोटो लगाएं, यहाँ पे फोटो लगाएं। अगर फोटो नहीं है तो उनके नाम लिख दें। जैसे पिताजी का नाम, जैसे राम प्रसाद है यहाँ पे कोई किसी के पिताजी का नाम, तो हम यहाँ राम प्रसाद लिख देंगे। तो माँ का नाम जैसे बबली है तो हम इसमें माँ का नाम बबली लिख देंगे। जैसे उसकी चाची का नाम सुनहरी है तो हम उसको सुनहरी लिख देंगे। उसके चाचा का नाम क्या है, परिमल है, तो हम उसका चाचा का नाम परिमल लिख देंगे। उसके बेटे का नाम जैसे फादर, मदर और इनके बच्चे। ऐसे ही दादा का नाम, दादी का नाम, यहाँ दादी का नाम लिखेंगे, यहाँ दादा का नाम लिखेंगे और यहाँ चाचा का नाम लिखेंगे और चाची का नाम लिखेंगे। अगर उनका बच्चा है तो हम एक और ऐड कर सकते हैं। और ये आ गया फैमिली ट्री। इस ऐसे हमने फैमिली ट्री बनाना है। अब ये मौसम की जानकारी है, ऐसे चार्ट के द्वारा मौसम की जानकारी लिखनी है। जैसे मौसम के बारे में मैं बता देता हूँ कैसे है। शुरू में तापमान लिखना है। इसमें वायुमंडल में गर्मी है ठंडी है। तापमान में हम लिखेंगे सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, इन दोनों में से एक ही लिखेंगे, बस सर्दी का मौसम है ऐसे लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसमें। वायु दबाव कैसा है, हल्का, वायु का दबाव को दर्शाता है, मौसम के बदलाव पर असर डालता है। उच्च वायु दाब का मतलब है साफ और ठंडा मौसम। अगर मौसम साफ और ठंडा है तो हम लिखेंगे उच्च वायु दाब, बस इतना ही लिखना है, उच्च वायु दाब है।
बारिश और तूफान की संभावना हो तो हम लिखेंगे कम दबाव है वायु का। अब आर्द्रता, हवा में आर्द्रता कैसे लिखेंगे? हवा में पानी की मात्रा, यानी ठंडी हवा चल रही है गीली गीली जिसमें कपड़े नहीं सूखते, ठंडा मौसम है या सूखा मौसम है। वायु प्रवाह, हवा कैसी है? हवा तेज चल रही है या फिर धीमी चल रही है? हवा कैसी चल रही है या हवा धीमी चल रही है? ये दो ही चीज लिखनी है। अब आकाश की स्थिति, आकाश या तो साफ है या बादल वाला मौसम, ऐसे लिख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए इतना ही बहुत है। सूर्योदय और सूर्यास्त, ये सूर्योदय की जानकारी देनी है भाई। सूर्योदय कितने बजे होता है? कितने बजे हुआ? सूर्य अस्त कितने बजे हुआ? अब जल्दी हो जाता है ना सूर्य अस्त गर्मी में। मौसम का अनुमान, आगे मौसम का अनुमान, कल बारिश हो सकती है या नहीं, कल धूप निकलेगी कि नहीं, अपने अंदाजे से आप लिख सकते हैं। मौसम में रखने वाली सावधानियां, देखिए हम कैसी सावधानियां लिखेंगे। गर्मी के मौसम में क्या सावधानियां होनी चाहिए? नंबर 1, सूती कपड़े के वस्त्र पहनने चाहिए। सूती कपड़ा पहनना चाहिए। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। और मौसम में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? गर्मी के मौसम में क्या करना चाहिए? पसीने में पानी नहीं पीना चाहिए। पसीने में पानी नहीं पीना चाहिए। सर्दी के मौसम में क्या है? ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। और गर्मी के मौसम में और क्या सावधानियां रखेंगे? लू से बचने के लिए पानी पीना चाहिए। अधिक पानी पीना चाहिए। और सर्दी से बचने के लिए गर्म चीजें खानी चाहिए। गर्म चीजें जैसे जैसे बादाम, गोंद भी खा सकते हैं, गोंद डलवा लिया है तो गोंद के लड्डू, काजू, और क्या खा सकते हैं? च्यवनप्राश भी खा सकते हैं। ये चीजें खानी चाहिए। दोस्त को पत्र लिखें। देखिए दोस्त को पत्र कैसे लिखा जाता है वो लिखना है हमें। पहले लिखेंगे मेरा प्यारा दोस्त का नाम लिखेंगे, जैसे मेरे प्रिय राम, मेरा दोस्त राम, मुझे आशा है तुम अच्छे होगे, मैं कई दिनों से सोच रहा था मैं कई दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और क्या लिखेंगे? देखिए, तुम आजकल क्या करते हो? तुमने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया क्या? क्वेश्चन मार्क। तुम चित्रकला सीखने जाते थे, उसका क्या रहा? ये सवाल पूछे हैं राम से हमने, उसके बारे में वो जवाब देगा कि क्या क्या है। अब हमने हमें अपने बारे में भी कुछ लिखेंगे।
मैं यहाँ ठीक हूँ। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मैं भी शाम को खेलने जाता हूँ। घर पर सभी अच्छे हैं। पत्र मिलते ही अपने बारे में लिखना और ये भी लिखना कि तुम कब आओगे। तुम्हारा प्रिय मित्र। ना, ये ऐसे पत्र लिखना है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, राजनी झांसी की रानी के ऊपर 10 लाइनें हैं, वो लिखेंगे। इससे अलग भी लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वीर और साहसी थी। 19 नवंबर 1928 को इनका जन्म वाराणसी में हुआ। छोटी उम्र में ही उन्होंने साहस और उन्होंने महान बना दिया उनको। रानी बनने के बाद राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। 1857 में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया। ब्रिटिश ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी ने अपने सैनिकों के साथ उनका मिलकर सामना किया। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। और ये धन्यवाद देखने के लिए। और ये सारा होमवर्क आप करेंगे।